नमस्कार, मैं हूं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द पब्लिक इंडिया। एक बार फिर दिल्ली शर्मसार है और सवालों के घेरे में है महिलाओं की सुरक्षा। चलती बस में गैंगरेप की वारदात ने राजधानी को हिलाकर रख दिया है। नागलोई में महिला को चलती बस में दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना के बाद एक बार फिर दिल्ली में डर और गुस्सा दोनों कायम है। सवाल सीधा है, आखिर कब तक राजधानी की सड़कों पर महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। नागलोई इलाके में चलती बस में महिला के साथ कथित गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि देर रात घर लौटते वक्त निजी बस में मौजूद लोगों ने उसे जबरन अंदर खींच लिया और फिर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घटना के बाद महिला की शिकायत पर तुरंत केस दर्ज किया गया और बस के ड्राइवर व कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल बस को भी जब्त कर लिया गया है और पुलिस हर एंगल से मामले की जाँच में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, देश की राजधानी में आखिर महिलाओं की सुरक्षा के दावे कितने मजबूत हैं। निर्भया के बाद बदली तस्वीर के दावे तो बहुत हुए, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर डर आज भी जिंदा है। देश में चीनी पर सियासत और बाजार दोनों गर्मा गए हैं। मोदी सरकार ने चीनी निर्यात पर ब्रेक लगाकर बड़ा आर्थिक दांव चल दिया है। सरकार कह रही है कि उसके इस कदम से जनता को राहत मिलेगी, लेकिन चीनी मिलें और कारोबारियों का मानना है कि इससे ट्रेड को नुकसान होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला महंगाई पर वार है या फिर जनता को मीठा संदेश, क्योंकि गन्ना किसानों की भी चिंता सरकार के इस कदम से बढ़ गई है। किसान संगठनों का कहना है कि अगर लंबे समय तक निर्यात बंद रहा तो चीनी मिलों की कमाई घटेगी और इसका असर किसानों के भुगतान पर भी पड़ सकता है। देश में बढ़ती महंगाई और चीनी की कीमतों पर उठते सवालों के बीच मोदी सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब देश की चीनी पहले देशवासियों के लिए होगी, विदेशों के लिए नहीं। यही वजह है कि चीनी निर्यात पर रोक लगा दी गई है और सरकार का दावा है कि इस फैसले से घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई बनी रहेगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। त्योहारों का मौसम सामने है, ऐसे में सरकार किसी भी हालात में चीनी के दाम बेलगाम नहीं होने देना चाहती। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये फैसला सिर्फ जनता की राहत के लिए है या इसके पीछे राजनीतिक गणित भी छिपा है, क्योंकि जैसे ही निर्यात पर रोक लगी, चीनी मिलों और एक्सपोर्ट कारोबार से जुड़े उद्योगों में बेचैनी बढ़ गई है। मिल मालिकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की मजबूत पकड़ को इससे झटका लग सकता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है। ऐसे में भारत के इस फैसले का असर सीधे वैश्विक बाजार पर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतों में उछाल आ सकता है। यानी सरकार के इस फैसले ने राहत के साथ साथ नई बहस भी छेड़ दी है। एक तरफ आम आदमी को सस्ती चीनी का भरोसा, दूसरी तरफ उद्योग और किसानों की चिंता। अब देखना होगा कि मोदी सरकार का यह मीठा मास्टर स्ट्रोक बाजार को संभालता है या नई कड़वाहट पैदा करता है। उधर देश में सीबीआई डायरेक्टर के सेवा विस्तार पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। मोदी सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को एक और सेवा विस्तार दिया है। उनके विस्तार के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये भरोसे का इनाम है या सिस्टम पर बढ़ता सरकारी कंट्रोल। राहुल गांधी ने तो चयन प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष रबर स्टैंप नहीं है। राहुल के बयान के बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अब राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई है। केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है। अब वो मई 2027 तक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की कमान संभालेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने चयन समिति की सिफारिश पर इस विस्तार को मंजूरी दी है। प्रवीण सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। सूद इससे पहले कर्नाटक के डीजीपी रह चुके हैं और मई 2023 में उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर का पद संभाला था। लेकिन इस फैसले के बाद राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि नेता प्रतिपक्ष कोई रबर स्टैंप नहीं है और वो एक तरफा प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते। अब सवाल यही है कि क्या ये सेवा विस्तार अनुभव और भरोसे का फैसला है या फिर जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर उठते सवाल और गहरे होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार आज लखनऊ के बैकुंठ धाम में किया गया। 38 वर्षीय प्रतीक यादव का बुधवार तड़के निधन हो गया था। अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके विक्रमादित्य आवास पर रखा गया, जहां समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं समेत प्रतीक के चाहने वालों ने उनके अंतिम दर्शन किए। उनके अंतिम दर्शन की सूचना उनकी पत्नी अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रतीक यादव का समय जाना अत्यंत दुखद है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। प्रदेश की बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अपर्णा यादव और पूरे परिवार के लिए बेहद कठिन समय है। प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां पहुंची और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। कर्नाटक में एक बार फिर यूनिफॉर्म पर सियासत गर्मा गई है। राज्य सरकार ने 2022 का विवादित आदेश वापस लेते हुए बड़ा फैसला लिया है। सिद्धरमैया सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में यूनिफॉर्म के साथ सीमित धार्मिक प्रतीक पहनने की अनुमति दी है। ये फैसला हाल ही में जनेऊ काटने और हिजाब के हटाने की घटनाओं के बाद सरकार ने लिया है। बीजेपी इस फैसले को हिजाब से जोड़कर देख रही है और सवाल उठा रही है कि सरकार ने बैकडोर से हिजाब व्यवस्था को लागू कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूल और कॉलेज यूनिफॉर्म को लेकर अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है और नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में छात्र निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ सीमित पारंपरिक और धार्मिक प्रतीक पहन सकेंगे। सरकार का यह फैसला हाल की उन घटनाओं के बाद आया है जिनमें एक छात्रा का जनेऊ काटे जाने और सीईटी परीक्षा के दौरान हिजाब हटवाने का आरोप लगा था। इन घटनाओं के बाद राज्य में भारी आक्रोश देखने को मिला और धार्मिक पहचान बनाम स्कूल अनुशासन की बहस फिर से तेज हो गई। विपक्ष इसे सामाजिक सौहार्द का कदम बता रहा है, जबकि आलोचकों का कहना है कि इससे कैंपस में धार्मिक राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है। अब देखना होगा कि सरकार का यह नया फॉर्मूला शिक्षा संस्थानों में शांति लाता है या विवाद की नई वजह बनता है। उधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर जांच का शिकंजा तेजी से कस रहा है। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ऑफिस में पवन खेड़ा से लगातार 11 घंटे तक पूछताछ की गई और अब उन्हें एक बार फिर 14 मई को पेश होने का आदेश दिया गया है। मामला जुड़ा है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की एफआईआर से, जिसने सियासी पारा और चढ़ा दिया है। कांग्रेस जहां इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, वहीं बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। लंबी पूछताछ के बाद बाहर निकले पवन खेड़ा ने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और कानून का सम्मान करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई है या फिर चुनावी मौसम में राजनीतिक दबाव की नई पटकथा लिखी जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा बुधवार को पूरे दिन असम पुलिस की पूछताछ का सामना करते रहे। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच कार्यालय में उनसे 11 घंटे से ज्यादा समय तक सवाल जवाब किए गए। ये पूछताछ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के सिलसिले में हुई। सुबह से शुरू हुई पूछताछ देर शाम तक चली। क्राइम ब्रांच दफ्तर से बाहर निकलने के बाद पवन खेड़ा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें गुरुवार सुबह फिर से पेश होने के लिए कहा गया है, यानी अब 14 मई को एक बार फिर उनसे पूछताछ होगी। पवन खेड़ा ने साफ कहा कि वो जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और जांच अपने तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। असम की राजनीति में पहले भी बयानबाजी और कानूनी कार्रवाई को लेकर कई बार टकराव देखने को मिले हैं। ऐसे में पवन खेड़ा से हुई लंबी पूछताछ ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें जब एक मंच पर हो तो पूरी दुनिया की नजर बीजिंग पर ही टिक जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना के ग्रेट हॉल पहुंचे तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भव्य स्वागत कर साफ संदेश दे दिया कि वैश्विक राजनीति का नया खेल शुरू हो चुका है। चाइनीज सैनिकों के मिलिट्री शो, रेड कार्पेट और हाई प्रोफाइल मुलाकातों के बीच अब सवाल सिर्फ अमेरिका और चीन का नहीं है, सवाल भारत का भी है। क्या वॉशिंगटन और बीजिंग की ये नजदीकी एशिया की ताकतों का समीकरण बदल देगी? क्या व्यापार, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के मोर्चे पर भारत के लिए नई चुनौती खड़ी होने वाली है? और क्या हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन अब अमेरिका के साथ रिश्तों को नया मोड़ देकर भारत पर रणनीतिक दबाव बढ़ाना चाहता है? बीजिंग की इस मुलाकात ने दुनिया की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। चीन के ग्रेट हॉल में आज बेहद भव्य अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद ट्रंप की अगवानी की, जबकि चीनी सैनिकों ने शानदार मिलिट्री शो पेश कर दुनिया को अपनी ताकत का संदेश दिया। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और चीन के रिश्ते व्यापार, युद्ध, ताइवान, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक रणनीति को लेकर लगातार तनाव में रहे हैं। लेकिन बीजिंग में दिखाई गई गर्मजोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी नजर भारत पर है, क्योंकि अगर अमेरिका और चीन के रिश्तों में नरमी आती है तो उसका असर हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीति पर पड़ सकता है। भारत
अब तक अमेरिका के साथ क्वाड और इंडो पैसिफिक साझेदारी में चीन को संतुलित करने की भूमिका में रहा है। ऐसे में ट्रंप और जिनपिंग की बढ़ती बातचीत नई कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन इस मुलाकात के जरिए दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि तमाम प्रतिबंधों और तनाव के बावजूद वो वैश्विक शक्ति संतुलन में कमजोर नहीं पड़ा है। वहीं ट्रंप भी अमेरिकी कारोबार और रणनीतिक हितों को साधने के लिए चीन के साथ नई समीकरण बनाने की कोशिश में दिख रहे हैं। इस मुलाकात का असर सिर्फ अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं रहेगा। रूस, ताइवान, दक्षिण चीन सागर और भारत जैसे देशों की रणनीतियों पर इसका असर पड़ सकता है। यानी बीजिंग में हुआ यह स्वागत सिर्फ एक औपचारिक समारोह नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों के बीच चल रहे बड़े रणनीतिक खेल का खुला प्रदर्शन है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि ट्रंप और जिनपिंग की ये मुलाकात दोस्ती की नई शुरुआत बनेगी या फिर महाशक्तियों की नए सौदेबाजी का मंच। उधर ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है और लेबर पार्टी के अंदर बगावत खुलकर सामने आ रही है। स्थानीय चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद अब स्टारमर के खिलाफ नेतृत्व बदलने की मांग तेज हो गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खुद प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि अगर नेतृत्व को चुनौती दी गई तो लेबर पार्टी अराजकता में डूब जाएगी। उधर स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग के इस्तीफे और नेतृत्व चुनौती की अटकलों ने संकट को और गहरा दिया है। यूनियनों ने भी साफ संकेत दिए कि पार्टी को नए चेहरे की तैयारी करनी चाहिए। सवाल बड़ा है, क्या ब्रिटेन में सत्ता की लड़ाई अब खुली जंग में बदलने वाली है और क्या कीर स्टारमर अपनी ही पार्टी में घिर चुके हैं। ब्रिटेन की सत्ताधारी लेबर पार्टी इस समय जबरदस्त अंदरूनी संकट से गुजर रही है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर पार्टी के भीतर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद अब उनके नेतृत्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि स्टारमर को सार्वजनिक तौर पर कहना पड़ा कि अगर उनके खिलाफ नेतृत्व चुनौती पेश की गई तो लेबर पार्टी अराजकता में फैल जाएगी। ये बयान साफ दिखाता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग नेतृत्व को चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें लेबर पार्टी के कम से कम 81 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। बुधवार सुबह उनका 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचना और कुछ ही मिनटों में लौटना राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को हवा दे गया। उधर कई मंत्रियों के इस्तीफों और यूनियनों के खुले विरोध ने संकट को और गहरा कर दिया है। लेबर से जुड़ी 11 यूनियनों ने साफ किया कि पार्टी को नए नेता के चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने भी स्टारमर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी देकर दबाव और बढ़ा दिया है। यानी ब्रिटेन की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। सवाल यही है कि क्या कीर स्टारमर अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर लेबर पार्टी के भीतर शुरू हुई बगावत ब्रिटेन में सत्ता का नया चेहरा तय करेगी। उधर महंगाई ने रसोई की सबसे जरूरी चीज दूध पर बड़ा हमला बोला है। देश की दो बड़ी डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने दाम बढ़ाकर आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। आज से दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। यानी हर घर का बजट फिर बिगड़ने वाला है। सवाल सीधा है, क्या महंगाई पर सरकार का कंट्रोल कमजोर पड़ता जा रहा है? देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब दूध भी महंगा हो गया है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं, जिसका सीधा असर करोड़ों उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। मदर डेयरी का कहना है कि पिछले 1 साल में किसानों से दूध खरीदने की लागत तकरीबन 6% बढ़ी है, इसलिए दाम बढ़ाना जरूरी हो गया था। कंपनी का दावा है कि उपभोक्ताओं पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की गई, लेकिन बढ़ती लागत के कारण कीमतों में बदलाव करना पड़ा। हालांकि विपक्ष इसे महंगाई का नया हमला बता रहा है और सरकार पर आम आदमी को राहत देने में नाकाम रहने का आरोप लगा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में खाने पीने की दूसरी चीजें भी और महंगी होने वाली हैं। टीवी की नागिन मौनी राय एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनका ग्लैमरस अंदाज नहीं बल्कि निजी जिंदगी को लेकर उठ रही चर्चाएं हैं। तलाक की अफवाहों के बीच मुंबई में डिनर आउटिंग पर स्पॉट हुई मौनी कैमरे से बचती नजर आई। पेपराजी को देखकर मौनी ने मोबाइल फोन से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की और यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ अफवाहों का दबाव है या फिर मौनी की खामोशी किसी बड़े संकेत की तरफ इशारा कर रही है। टीवी और बॉलीवुड की ग्लैमरस स्टार मौनी रॉय इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। पति सूरज नाम्बियार के साथ तलाक की अफवाहों के बीच उन्हें मुंबई में दोस्तों संग डिनर आउटिंग पर देखा गया। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त मौनी काफी जल्दी में नजर आई और कैमरे से बचने के लिए उन्होंने मोबाइल फोन से अपना चेहरा छिपा लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मौनी का स्टाइलिश और सिंपल लुक भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। ब्लैक स्ट्रैपलेस ड्रेस में उनका ग्लैमरस अंदाज खूब चर्चा बटोर रहा है। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया था कि मौनी और सूरज ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है,
है, जिसके बाद तलाक की खबरों ने जोर पकड़ लिया। इन अफवाहों के बीच सूरज नाम्बियार ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया, जबकि मौनी ने सोशल मीडिया पर लोगों और मीडिया से प्राइवेसी की अपील की है। हालांकि अब तक दोनों की तरफ से रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया चैटिंग के जरिए शुरू हुआ प्रेम संबंध शादी तक पहुंच गया, लेकिन बारात पहुंचते ही पूरा मामला उलझ गया। दुल्हन ने मंडप में बैठे दूल्हे को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा ये मेरा राहुल नहीं है। इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया और मामला सीधे पुलिस तक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार शाहबाद क्षेत्र के कस्बे की रहने वाली करीब 25 वर्षीय युवती की कई महीनों पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक से बातचीत शुरू हुई थी। बातचीत धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। युवती का आरोप है कि युवक ने खुद को राहुल, निवासी भोपाल मध्य प्रदेश बताया था और शादी का भरोसा देकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। युवती के मुताबिक दोनों के बीच लंबे समय तक लगातार बातचीत होती रही और इसी दौरान युवक ने उससे लाखों रुपए भी ठग लिए। युवक ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने की बात कही गई। तय कार्यक्रम के अनुसार शाहबाद क्षेत्र में युवती के घर बारात पहुंची। परिवार और आसपास के लोग शादी की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन तभी दुल्हन ने दूल्हे को देखते ही बड़ा खुलासा कर दिया। दुल्हन ने साफ शब्दों में कहा कि सामने बैठा युवक वो राहुल नहीं है जिससे वो महीनों से बातचीत कर रही थी। युवती ने आरोप लगाया कि जिस युवक से उसकी सोशल मीडिया पर बात होती थी, उसने अपनी असली पहचान छिपाई थी। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार बारात में आए युवक की पहचान देवेंद्र नाम से हुई, जबकि युवती लगातार उसे राहुल के नाम से जानती थी। मामला सामने आते ही शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थिति बिगड़ती देख युवती के परिजनों ने तत्काल शाहबाद पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत कराया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 बारातियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सभी को शाहबाद कोतवाली लाया गया, जहां उनसे मामले से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवती की ओर से लिखित शिकायत प्राप्त हुई है और उसके आधार पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि भोपाल निवासी युवक ने शादी का झांसा देकर उसे लाखों रुपए लिए और बाद में अपनी पहचान बदलकर शादी की साजिश रची। युवती ने यह भी बताया कि उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है और उसकी मां ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल रही है। घटना के बाद परिवार सदमे में है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कस्बे के लोग सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती और रिश्तों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं ये मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे ऑनलाइन फ्रॉड तथा फर्जी पहचान से जोड़कर देख रहे हैं। हमारी शादी थी 12 तारीख को। जिस लड़के से हमारी चैटिंग बातचीत चलती थी उसका नाम राहुल मिश्रा था। वो पुलवामा कश्मीर में पोस्टिंग सेना में बता रहा था। जो कल के लिए लड़का आया था वो देवेंद्र परमार था और हमारे साथ शादी के लिए धोखाधड़ी हुई। देवेंद्र सिंह परमार नाम है, गठौरा छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं और 4-5 महीने पहले हम लोगों को एक फ़ोन कॉल के जरिए प्यार हुआ था। कंटिन्यू संपर्क में थे। इसके बाद इनकी बहन ने बोला कि नहीं, प्रिया ने ही बोला कि मैं अपने दीदी और जीजू से परेशान हूँ। ये लोग प्रॉपर्टी को लेकर कंटिन्यू परेशान करते हैं। और फिर इसके बाद हमारी दीदी से भी बात होने लगी, अंकिता से। बातचीत होने के बाद इन लोगों ने शादी का बोल दिया। फिर परसों बोला हमसे कि यहाँ पर हमारे घर हल्दी कार्यक्रम है, कल आप लोग आ जाओ। कल हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद ये रिजवान होटल में स्वागत दिया गया, पानी आनी पिलाया गया। इसके बाद आधा घंटे बैठने के बावजूद जब हम लोग उनके घर पहुँचे तो फिर वहाँ पर हमारे साथ उनके साथ और हमारे साथ मारपीट की गई। किस बात को लेकर मारपीट? ये अभी कोई क्लियर नहीं हुआ कि उन्होंने क्यों। कितने लोग शादी बारात लेके आए थे? 13-14 लोग थे। 13 लोग। जो लापता है वो क्या नाम उनका है? बूढ़े राजा, भैयन राजा और भूरे पटेल। मई 2026 के मध्यरात्रि को थाना शाहबाद को सूचना मिली कि एक युवती जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, यहाँ की रहने वाली थी, का एक युवक जिनका नाम राहुल है, जिनसे बात होती थी, वो अपने आप को भोपाल का रहने वाला बता रहा था। उक्त बातचीत के संबंध पर दोनों के परिवार के मध्य वैवाहिक रिश्ते तय हुए और उक्त व्यक्ति के द्वारा बारात को लाया गया। लेकिन बारात आने पर उक्त महिला के द्वारा दूल्हे को पहचानने से इनकार कर दिया गया। उनका कहना है कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिनसे बात हो रही थी और दूल्हे के द्वारा बताया गया कि मेरा नाम देवेंद्र है और मैं उक्त राहुल को नहीं जानता हूँ। उक्त मामले में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है
इस मामले में लगभग 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इश्क की जिद में एक लड़की ने ऐसा कदम उठा लिया जिसे देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मनचाहे प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी लड़की सीधे हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गई। परिवार के विरोध से नाराज किशोरी का ये हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चलता रहा। पुलिस, ग्रामीण और परिजन नीचे मनाते रहे और ऊपर टावर पर जिद पर अड़ी रही लड़की। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के खुड़ावा गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक किशोरी प्रेम विवाह की जिद में हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि परिजन उसकी मनचाही शादी के खिलाफ थे, जिससे नाराज होकर किशोरी ने ये खतरनाक कदम उठा लिया। किशोरी के टावर पर चढ़ते ही इलाके में लोगों की भारी भीड़ जुट गई और मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घंटों तक उसे समझाने की कोशिश करते रहे। पुलिस ने किशोरी को मनचाही शादी कराने का आश्वासन देकर किसी तरह नीचे उतारने का प्रयास किया। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।